नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़ और आप सभी मेहमानों का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस मंच में इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता है। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि इनमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिन्हें आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार परिचय करवा दूं। राहुल यादव जी, त्रिपुर तीर्थ सेवा समिति, जो कि धार्मिक यात्राएं यहाँ पर करवा रहे हैं देश भर में, और साथ ही साथ हमारे साथ आनंद सिंघानिया जी जुड़े हैं, जो कि रियल एस्टेट में जाना माना नाम है। लोगों के आशियाने का जो सपना होता है उसे वो साकार कर रहे हैं। और इसके अलावा पलक जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में बढ़िया काम कर रही है। और शुरुआत हम यहाँ पर मिस्टर राहुल यादव जी से करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपकी सेवा समिति के बारे में जानना चाहूँगी। देश भर में ये प्रसिद्ध है और सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है कि हाल ही में आप 4 धाम यात्रा भी करवाने जा रहे हैं, उसकी तैयारी क्या कुछ है? पहले तो धन्यवाद आपका। आज एनडीटीवी के माध्यम से मुझे यह अपने त्रिपुर तीर्थ यात्रा को यहाँ बताने का मौका मिला। देखिए, हमारी एक समिति है जो 2007 में स्टार्ट हुई थी एक मंदिर से, और यह समिति पूरे भारतवर्ष से 7 राज्यों से हमारे यात्रियों को 4 धाम यात्रा हो गए। अभी रिसेंटली हम लोग कुंभ भी 4,000 यात्रियों को लेके गए थे। यह भी हमारे लिए एक उपलब्धि थी। तो हम लोग जो एक सेवा के रूप में हम लोग इसको स्टार्ट किए थे, और यह सेवा आज पूरे भारत में फैली हुई है। 4 धाम यात्राओं की भी हमारी तैयारी चल रही है। तो इस मंदिर से हम लोग 11 लोगों की टीम मिलके इस समिति को स्टार्ट किए थे कि इनके लिए हम लोग सेवा करें, और जो भी श्रद्धालुगण किसी कारणवश अन्य जगह जैसे रामेश्वरम, द्वारिकाधीश, पुरी, और जो चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे माध्यम से करें, उसका हम लोग को आशीर्वाद मिले। सर, रियल सेक्टर में जाना माना नाम, जब भी रियल सेक्टर की बात होती है आनंद सिंघानिया का नाम जरूर आता है। रियल सेक्टर की अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आप क्या स्थिति देखते हैं? रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल बिजनेस है। मतलब आज बाकी बिजनेसेस में हम देखते हैं अप एंड डाउन रहता है। रियल एस्टेट में जनरली आपको कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, थोड़ा लेट सेल हो कई बार, लेकिन आपको राइट प्राइस आप हमेशा उसमें गेन करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज रहती है एज ए इन्वेस्टर। तो छत्तीसगढ़ में बिकॉज ऑफ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पास्ट 15-20 ईयर्स एंड बिकॉज ऑफ नया रायपुर जो 20,000 एकड़ में फैला हुआ है, एक प्लान्ड सिटी है, विश्व की तीसरी या चौथी बेस्ट सिटी के रूप में देखा जाता है इसे। और इस सरकार में भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। और यहाँ पे रायपुर की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट डेवलपर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छे विश्व स्तर की यहाँ पे कॉलोनीज बनने लग गई हैं, क्योंकि चूंकि लैंड की मात्रा हमारे पास छोटे शहरों में रिलेटिवली ज़्यादा रहती है, तो हम प्लानिंग अच्छी कर पाते हैं, उसमें हम स्पेसेस ज़्यादा छोड़ पाते हैं। पलक जी बहुत देर से मुस्कुरा रही, इंतजार कर रही थी अपनी बारी का कि कब मेरी बारी आएगी। मैम, आपके फाउंडेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि क्या मोटिव था इसे शुरू करने का? इस संस्था को शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य था वो सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे जो लगा, मैं हमेशा महिलाओं के साथ मैंने काम किया है और मैं खुद भी चूँकि एक महिला हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि क्या क्या अप एंड डाउन्स आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं काम करने में, बाहर अंदर घर पर स्त्रियों को किस तरीके से अपने राइट्स अधिकार के बारे में जानना चाहिए, किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए सही तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को देख के मैंने अपने फाउंडेशन की शुरुआत की थी एनवायरनमेंट को लेके और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, जिसमें हाँ बिल्कुल, मैंने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चों के लिए भी आप काम करते हैं, उस के बारे में भी मैं सवाल करूंगी। और मैम ने जिस तरीके से अपने फाउंडेशन के बारे में बताया, महिलाओं के लिए किस तरीके से काम करा, तो मुझे लगता है जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी उनको पलक जायसवाल जी के लिए एक बार तालियां जरूर बजानी चाहिए। थैंक यू। और चलिए एक बार फिर से राहुल जी के पास चलते हैं। आप अपनी तीर्थ यात्रा जो समिति उसके बारे में बता रहे थे, यहाँ पर जो लोग बैठे वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि अभी तक आप कितने तीर्थयात्रियों को दर्शन करवा चुके हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों की तरफ से दी जाती है, ताकि यहाँ पर जो लोग बैठे और जाने की सोचे तो उनको पता हो कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। देखिए, हम लोग अभी 18 साल से ये तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और लगभग हमारे पास 3 लाख तीर्थयात्रियों को अभी तक दर्शन करा चुके हैं, जिसमें शामिल है 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, और जो भी जैसे अभी हम लोग कैलाश मानसरोवर भी कराने जा रहे हैं, अमरनाथ भी कराने जा रहे हैं।
और चार धाम तो हमारी सबसे स्पेशलिटी है। अब चार धाम देखेंगे 60-70 साल के तीर्थयात्री ज़्यादा जाते हैं, तो उनके लिए हम लोग केयर टेकर भेजते हैं। वो हमारी खुद की होटल है, तो उसमें रहने की अच्छी सुविधा हो जाती है। खाने के लिए कुक की टीम रहती है, तो एकदम घर जैसा खाना मिल जाता है, जिससे ये बीमार कहीं नहीं पड़ते। फिर इनकी अच्छी होटल करा देते हैं, अच्छी गाड़ियाँ हो जाती हैं, और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक इनके साथ गाइड के लिए मैनेजर जाते हैं। आनंद जी के पास मैं जाना चाहूंगी। सर, नया रायपुर की बात की जाए, वहां पर बसाहट तेजी के साथ बढ़ रही है, लोगों का इंटरेस्ट भी हम देख रहे हैं। एक परफेक्ट प्रोजेक्ट, परफेक्ट बजट और लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है, उस तरीके से कैसे आप ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं? नहीं, ये नया रायपुर अपने आप में, मैंने जैसा कहा कि एक अद्भुत शहर है, और वी आर ब्लेस्ड। आज छत्तीसगढ़ के लिए एक एंकर के रूप में नया रायपुर उभरा है, क्योंकि अभी जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नया रायपुर में आ रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत अच्छा वातावरण है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है और प्लान्ड सिटी है। अब ऐसे में जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं वो उसी के अनुरूप आ रहे हैं। हम भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं सेक्टर 10 में 75 एकर्स में, तो उसमें हमने ये, जैसे आपने पूछा कि किस तरह का प्लान कर रहे हैं, तो सिटी के अनुरूप, मतलब उसमें हमने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया है, करीब 1 लाख स्क्वायर फुट का। ग्रीनरी उसमें काफ़ी अच्छी डेवलप हुई है, और हर सेगमेंट के लिए, जैसे आदमी आज नया रायपुर थोड़ा सा दूर भी समझते हैं लोग, और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी समझते हैं, तो हमने इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया। एक ऐसा सेगमेंट जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक समझता है, आज उसको सेकेंड होम देख रहा है कि वीकेंड में हम एंजॉय करने फैमिली के साथ चले जाएं, तो एक ऐसे होम्स बना रहे हैं जिसमें स्विमिंग पूल है और वीकेंड के हिसाब से एक एक्टिविटीज़ हैं, और ये आज से 7-8 साल में मुझे लगता है कि फर्स्ट होम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरे होम है जो आज, मतलब जिसमें आज सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए हम अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक नया रायपुर को लेकर एक ये अट्रैक्शन है कि फ्यूचर, जैसे आज से 10 साल बाद कोई रिटायर हो रहा, वो अपना परिवार के साथ वहाँ रहना चाहता है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपकी संस्था का क्या मोटिव था, आगे की बात की जाए तो क्या एक्सपांशन आप सोचती हैं, और अगले 5 सालों में आप अपनी संस्था को कहाँ देखती हैं? मैम, जैसे आपने कहा कि संस्था को 5 साल बाद मैं कहाँ देखती हूँ, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि संस्था से जितने लोग जुड़ें वो भी सोशल वर्क में आएँ, और कहते हैं कि सोशल वर्क को सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर को कहा जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता। अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाए तो हमें ये जो CSR होते हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी समाज में बदलाव आएगा और बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव सुधार आएगा। जैसे कि अभी जो हमारा टारगेट है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका नाम हमने कौशिकी रखा है विजडम ट्री फाउंडेशन में, तो उसके अंडर में अभी तक हम लोग 87,960 गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेन कर चुके हैं। और वही बच्चियां, उनमें से बहुत सारी बच्चियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके खेली हैं और हमारे देश का और छत्तीसगढ़ का ये नाम बड़ी रोशन अच्छी बात किया है, मुझे है। लगता है इस बात पे तालियां। आगे और क्या बेहतर करने की आप सोच रही है कि ये कुछ अलग हो सकता है, ये समाज के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, क्या प्लान है आपके? जैसे कि छत्तीसगढ़ को एक और नाम से भी जाना जाता है, ट्राइबल सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जी। है यहाँ पे, तो उस हमेशा छत्तीसगढ़ को उस नज़र से भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन के बच्चे हैं, जनसंख्या है यहाँ पे। तो मेरा जो फोकस है आने वाले समय में कि ट्राइबल एरियाज़ में गर्ल्स के पास में लीगल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे हमने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। मिस्टर आनंद गोयल जी, जो कि ट्रीवर्ड्स जो है उसके फाउंडर हैं। आनंद जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या दिमाग में आया, क्या थॉट आया कि इसे शुरू करना है, और अभी तक क्या जो आपने सोचा था उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। सो मेरी एक 3 साल की बिटिया है, और मैं पिछले 25 सालों से IT इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूँ। IT इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। जो कार्बन पॉल्यूशन है वो IT इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। सो मैंने अपनी 3 साल की बिटिया का चेहरा देखा और मैंने उनको कहा कि मैं क्या भविष्य देने वाला हूँ इनको, कि आने वाला समय तो इनके लिए सांस लेने के लिए दिक्कत हो जाएगी, इनको ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ेगा घर से बाहर निकलने के लिए। तो उसी दिन मैं वापस ऑफिस आया, अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया और मैंने प्लान किया कि हम कुछ टेक फॉर अर्थ, हमने टेक से इतना नुकसान पहुंचाया तो टेक फॉर अर्थ कुछ मुहिम स्टार्ट करें, इनिशिएटिव स्टार्ट करें जिसमें टेक से हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकें। सो वी केम विद अ मिशन टू प्लांट 8 बिलियन ट्रीज। 800 करोड़ पेड़ लगाने का हमने संकल्प लिया और ट्रीवर्ड्स फाउंडेशन चालू किया। 800 करोड़
धरती की आबादी तकरीबन 800 करोड़ है, हर एक व्यक्ति के नाम से एक पेड़ लगाने का हमने संकल्प लिया। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं दिव्यश्री मैम के पास जाना चाहूंगी। आप भी मुस्कुरा नहीं रही है, मैं चाहूंगी आप मुस्कुराइए पहले, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। आपके स्कूल की अगर मैं बात करूं तो किस मिशन और किस गोल के साथ इसकी शुरुआत आपने की? पहले तो पैनल में जितने भी लोग हैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। स्कूल के साथ मेरा बहुत ही एक स्पेशल कनेक्शन है, बिकॉज़ जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ आज मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि उस स्कूल को मैं डेवलप करूँ, ग्रो करूँ अपने फादर की गाइडेंस में। रिसेंटली हमने 25 इयर्स कंप्लीट किया स्कूल में, सो वो एक ट्रस्ट फैक्टर हमने डेवलप किया अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और जो भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए। हमारा स्लोगन इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। सो ये जो एक लाइन था ये पापा के लिए बहुत ही डीप था, क्योंकि हमें एजुकेशन में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना था। अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट आया जो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो तो हम उन्हें भी कंसिडर करके फ्री एजुकेशन बिल्कुल देना चाहें। अब मैं आना चाहूंगी डॉक्टर प्रशांत कसेर जी, जो कि एमडी हैं करुणाश्री हॉस्पिटल के। सर, कैंसर का नाम सुनते ही डर आ जाता है मन में, लेकिन ये भी कहा जाता है कि परामर्श जो होती है, परामर्श अगर लिया जाए तो पहली सीढ़ी होती है कि हम ठीक भी हो सकते हैं। कैंसर की अगर बात की जाए तो आपके हॉस्पिटल में किस तरह के एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल है? कार्सिनोमा सर्विक्स की बात करें हम, एक मुख्यतः कारण उसका होता है एक एचपीवी वायरस। अब एचपीवी वायरस जब शरीर में एंटर करता है तो उसको कैंसर बनने में 10 साल लगते हैं और 10 साल तक हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप ये सोचिए। जबकि 70-80% केसेस हमारे पास कैंसर के जो सर्विक्स के आते हैं वो स्टेज 3-4 तक आते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो वेस्टर्न कंट्री में कार्सिनोमा सर्विक्स देखने को नहीं मिलते, जबकि हमारे यहाँ वो बहुत कॉमन है। तो कहीं ना कहीं हम अवेयर नहीं हैं, उस कारण से भी है, और अर्ली डिटेक्शन नहीं है। तो आजकल सीटी स्कैन हो गए, मेमोग्राफी हो गए, पैप स्मेयर हो गए, तो इसके माध्यम से हम उनको जल्दी पकड़ सकते हैं। और एडवांस टेक्निक पेट सिटी हो गई, तो इसके माध्यम से हम कोई भी कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। किस तरीके के अप्रोच और ट्रीटमेंट के लिए, इसके अलावा खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, तो उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आप देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कैंसर के इलाज में खर्चा बहुत होता है, लेकिन आज के समय में हमारी जो भारत सरकार है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, इसमें बहुत सारी ऐसे स्कीम आ गई हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना है। तो इसके तहत मरीजों का पूरा इलाज जो है वो फ्री हो जाता है, निःशुल्क हो जाता है। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी मैं। अब जाना चाहूँगी आनंद सर के पास। आनंद सर, अगर बात की जाए कि समाज के बेहतरी के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन आगे की अगर बात की जाए तो क्या कुछ आपकी योजना है कि और बेहतर समाज के लिए मैं कर सकता हूँ? मैडम, जैसा कि हमने ट्री वर्ड्स फाउंडेशन की शुरुआत करी ट्री प्लांटेशन करके, तो हमारा यही मुहिम रही कि आने वाले विगत 10 वर्षों तक कि हम ट्री वर्ड्स को देश ही नहीं दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाएं, ताकि लोग सेल्फ सस्टेन वे से ट्री प्लांटेशन कर सकें और कार्बन न्यूट्रल फ्रेंडली हो सकें लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। दिव्यश्री जी के पास जाना चाहूँगी। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था कि किस मिशन और गोल के साथ हमने स्कूल की शुरुआत की, आने वाले 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो आप अपने स्कूल को कहाँ देखती है? मैं एक लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट है, जहाँ कहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं, कहाँ हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं और जो आउटपुट दे रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी में, वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। मेरा नाम निशिता झा है और रिसेंटली अभी मेरे साथ एक घटना बोल सकते हुई है। अभी मैं अपने फादर को जस्ट 15 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है कि उनको थोड़ा सा ईसीजी में प्रॉब्लम आए, तो मैंने 7-8 डॉक्टर से कंसल्ट किया छत्तीसगढ़ के। सभी ने बोला कि इनको ब्लॉकेज है और आप इनको जहाँ ले जाना चाहें आप अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकते हैं। मैं मेदांता की पूरी तैयारी की हुई थी। मुझे यहाँ के 2-3 ऐसे गणमान्य सदस्य ने बताया जो छत्तीसगढ़ में एक मतलब औहदा रखते हैं कि आप प्लीज़, एक डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा मेदांता में, चूँकि मैंने ट्रीटमेंट करा लिया और मेदांता मुझे लगता है हार्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल के नाम पे गुड़गांव में जाना जाता है, डॉक्टर त्रेहान और डॉक्टर प्रवीण चंद्र की जो टीम है।
तो यहाँ पे डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी हैं, मेकाहारा हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम सुनते और डर लग गया कि पता नहीं कैसा बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, ये होता है, ये क्योंकि होता है। हमको प्राइवेट की आदत है और वहाँ हमको फैसिलिटी और लग्जरी दोनों चाहिए होता है। बट जब मैं डॉक्टर से मिली, मैं आपको बिलीव कर रही हूँ कि मेरा मतलब यहाँ से फ्लाइट लेके सीधा गुड़गांव जाने की तैयारी थी और डॉक्टर ने इस तरीके से मुझे कंसल्ट किया जैसे कि एक छोटा सा इंजेक्शन लगाना है। और उन्होंने एक इतनी सिंपल सी बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि सर्दी खांसी के लिए इलाज के लिए कोई गुड़गांव जाता है क्या, जब अपने शहर में और अपने राज्य में जब सारी फैसिलिटी है। तो मैं तो ये बोलूँगी डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव के लिए यहाँ के सारे लोग एक बार ताली बजाएं। उन्होंने इतना बेस्ट ट्रीटमेंट दिया और ये जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है। तो मैं बोलूँगी कि छत्तीसगढ़ पे मतलब पहले मतलब ये बोल सकते हैं कि मैं बिलीव करती हूँ कि वो सारी फैसिलिटी ये यहाँ है। वाकई में छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। तो मुझे लगता है मेरे बोलने से एक बार और आप सभी ताली बजा दीजिए। बिल्कुल, तो हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स की टीम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो चुकी है अब समय के साथ, क्योंकि इसीलिए हमने देखिए कार्यक्रम का नाम भी रखा है इमर्जिंग छत्तीसगढ़, उभरता हुआ छत्तीसगढ़ के किस तरीके से छत्तीसगढ़ हर एक सेक्टर में विकास करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो देखिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए थे, मैं आप सभी का धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं डॉक्टर यूसुफ मेनन सर के पास जाऊँगी। जैसा कि डॉक्टर प्रशांत कसेर ने भी बताया कि अब रायपुर में ट्रीटमेंट की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद है और पेशेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अच्छे से अच्छा जो ट्रीटमेंट है जो दिया जा सकता है एक मरीज को देश में, वो रायपुर में दिया जा सकता है। डॉक्टर वी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डायरेक्टर हैं डीएवी पब्लिक स्कूल के। सर आपसे भी मेरा पहला सवाल यही रहेगा स्कूल को लेकर कि क्या स्कूल के मिशन है और गोल्स हैं? डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी देश के अंदर करीब 1000 इंस्टीट्यूशंस चलाती है। ऐसा कोई रिमोट एरिया नहीं है या एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक नहीं है जहां डीएवी का इंस्टीट्यूशन ना हो। मिशन हमारा जो था वो ये था कि जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं और वो भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में हैं, ट्राइबल बेल्ट है, नेक्सल बेल्ट है, अप्रोच नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है पहुंचने के लिए। कोई भी आज की डेट में अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उसको एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, आने जाने की फैसिलिटी चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। टीचर्स को मोटिवेट करना, बच्चों को स्कूल लाना और सरकार के पैमाने पर खरा उतरना, ये हमारा मिशन था उन 72 स्कूल को छत्तीसगढ़ में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के नाम से चलाने का। नेक्स्ट जो पैनलिस्ट हैं प्रदीप टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि प्रेसिडेंट है जेएसपीएल के। सर जेएसपीएल की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं? पिछले कुछ सालों से ये मोमेंटम और बढ़ा है क्योंकि गवर्नमेंट्स ने रियलाइज़ किया कि जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और माइनिंग ज़्यादा होगी तो उससे प्रीमियम और रॉयल्टी आएगी जो कि यूज़ की सकती है और लोकल डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज़। सो द गवर्नमेंट्स आर नाउ कंटिन्यूसली ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट बुलाएं, चीज़ों को ईज़ आउट करें, कैसे ज़्यादा हम कोशिश करें कि रेवेन्यू और आए। एंड इंडस्ट्री ऑन इट्स ओन ये कोशिश करती है और गवर्नमेंट से हमेशा चाहती है कि आप प्रोसेसेस को शॉर्ट करिए ताकि क्विक इजी डिसीजंस हों, इजी अप्रूवल्स हों। हम तो हमेशा रेडी रहती है इंडस्ट्री बिकॉज दे हैव द मनी एंड दे डोंट वांट टू कीप इट इन बैंक। जो भी पैसा इंडस्ट्री कमाती है वो बैंक में नहीं रखना चाहती, री इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि उससे ग्रोथ हो, उसकी खुद की भी, सोसाइटी की भी ग्रोथ हो, रेवेन्यू बेटर आए, गवर्नमेंट को टैक्सेस ज़्यादा मिलें, उससे वेलफेयर एक्टिविटीज़ हों, तो ओवरऑल हार्मनी उससे बढ़ती है। दैट थिंग्स आर हैपनिंग। एक एक्स कंपनी आई, उसने आने से हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। अब हम मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, पहले पैदल चल रहे थे, अब कार चला रहे हैं। सो लॉट ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस।
यूसुफ जी, अभी तक हम देखते थे कि एक एज ग्रुप में कैंसर की संभावना देखते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक को लेकर हम जिक्र करते हैं कि आजकल कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। खैर वो अलग बात है, हम कैंसर से बात करेंगे। बच्चों में भी आजकल कैंसर हो रहा है, क्या क्या वजह माने इसकी? देखिए, कैंसर जो है वो ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंगर पॉपुलेशन कैंसर से अफेक्ट हो रहे हैं। लोगों में स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। स्ट्रेस क्यों है? हमारे बॉडी का एक मैकेनिज़्म है कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो जब इसको कोई ऐसा लगता है कि हम खतरे में हैं, हम डर में हैं, या हमें अपने आप को बचाना है, या हम बहुत लोअर साइड में हैं, हमको अभी बहुत ऊपर जाने की ज़रूरत है, और ये भावना लोगों में आजकल आ रही है सोशल मीडिया में। पहले लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया में बहुत ऊपर पहुँचे हुए लोगों को कंटिन्यूसली वो रील में देख देख करके उनके अंदर में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेस, और उसकी वजह से बॉडी से कार्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन निकलना, और ये जो स्ट्रेस हार्मोन जो निकलता है ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। न सिर्फ कैंसर बल्कि हार्ट या ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई भी दूसरी बीमारी जो इम्यूनिटी के कमज़ोर होने के कारण हो सकती है, ये सारी बीमारियां हमें होती हैं। इसके अलावा आजकल हम देखते हैं फूड में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेस्टिसाइड, ताकि खाना जो है लंबे जल्दी मतलब फसल ख़राब ना हो। उसके अलावा फ्रोज़न फूड हम देखते हैं कि वो फूड ख़राब ना हो, उसके लिए लंबे समय तक के वो ठीक रहे, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, बहुत सारे कलरिंग मटेरियल, फास्ट फूड, और जैसे आप देखते हैं मार्केट में आप जाते हैं कि तरबूज को लाल करने के लिए इंजेक्ट कर दिया जाता है, कहते हैं फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो ये सारे केमिकल्स भी जो है हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज करते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं, जिसमें एक कैंसर भी है। मेरा नाम राजेश यादव है और मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी एक परिचित है, उनकी बेटी है 25 साल की, उसके ओवरी में सिस्ट कुछ ऐसे हैं जिसके कारण उसको पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ब्लीडिंग होती है, वो सीवियर पेन होता है। डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कुछ आशंका जाहिर की है कि मे बी कैंसर हो सकता है। वो 1-2 उन्होंने बायोप्सी भी कुछ की है और उन्होंने एक पेन से रिलेटेड कुछ उन्होंने आराम करने के लिए एक ओजेम्पिक करके कोई इंजेक्शन है, उसके बारे में उन्होंने सजेस्ट किया है। 90 पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है, 100 में तो 10 कैंसर भी हो सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सामान्य स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे कि ओवरी अगर है तो उसमें हम एक CA-125 ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर ये बढ़ा हुआ है तो वो ओवेरियन कैंसर हो भी सकता है। कुछ टेस्ट और उनको कराने चाहिए, और लेकिन 90% केसेस में मोस्टली ये बेनाइन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक किए। आदिवासी क्षेत्रों में आखिर सफलता का राज क्या है? सुकमा, बीजापुर, दांतेवाड़ा जो बेल्ट है, वहाँ करीब 25 स्कूल DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल्स के नाम से चल रहे हैं। उनमें 13 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर फीस नहीं ली जाती है, और जब हमने उन स्कूलों को टेक ओवर किया था, उनमें किसी में 100, किसी में 150 बच्चे हुआ करते थे। आज उन 13 स्कूलों में कोई फीस नहीं ली जा रही है और करीब करीब सारे स्कूलों में 800, 900, 1000 बच्चे वहाँ ये वाकई पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी और था, आप देखिए दांतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, आप नारायणपुर, आप नाम लीजिए इन जगह का, वहाँ टीचर जाने को तैयार नहीं था, वहाँ के लोग बच्चों को भेजने को तैयार नहीं थे। और हमारे लिए मॉडल स्कूल से, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से CBSE करना और CBSE को इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आप अक्सर हमें अपना वक्त देते हैं और हम हमेशा इस बात के लिए अनुग्रहित रहते हैं। कई बार आरोप लगते हैं खास करके BJP पर कि वो धर्म का इस्तेमाल करती है राजनीति के लिए। 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बना। राहुल गांधी 4 लाख में जीत गए, हम 1.5 लाख में जीते मोदी जी। अयोध्या जहाँ की कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा सीट, वो हम हार गए।
ये फायदा घाटा कैसे सोचते हैं भाई? भाजपा को तो सच कहें तो इससे आप, मैं तो ये सोचता हूं कि वोट बैंक नहीं बनता है इसी के कारण भाजपा का हाल ये है कि रोज कमाना रोज खाना जैसा होता है, वैसे ही जब हमारी सरकार बनती है हमको मेहनत से काम करना पड़ता है। इस बारे में कितने आश्वस्त हैं सर कि वाकई जो गृहमंत्री जी ने कहा है और आप लोगों की बराबर बैठकें भी हो रही हैं, तो इस लक्ष्य को 2026 तक हासिल कर लिया जाएगा? हम अपने घर की बारात का दिनांक नहीं बता पाएंगे। उन्होंने ये कहा कि सशस्त्र नक्सलिज्म मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने इतने बड़े बड़े अभियान किए, उनका कहा अगर है तो यह भी पूर्णतः सिद्ध होकर रहेगा, ये संकल्प, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। नई नक्सल सरेंडर पॉलिसी है, इसमें क्या प्रावधान है ऐसे? वहां पर सरेंडर लोग करें, सरकार को एक गोली न चलाना पड़े, सरकार ये मानती। तो अगर कोई 5 लाख से ऊपर का इनामी नक्सली सरेंडर करता है तो 3 सालों तक उसका रहना, उसका खाना, उसको स्किल डेवलपमेंट उसका करना, हर महीने 10,000 रुपया देना, फिर जब उसका जो इनाम का पैसा है वो भी उसको देना, वो भी लाखों में होता है, और जो उसने गन लाया है, मशीन आयुध कुछ लाया है, उसका वो भी पैसा उसको देना, एक प्लॉट भी देना, प्रधानमंत्री आवास भी देना। ये मोटी मोटी बातें हैं जो सब कुछ सरेंडर पॉलिसी में अभी है। छत्तीसगढ़ में एक आखिरी विदाई का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, आपने चूंकि कहा कि धर्मांतरण बहुत होता है, लेकिन उन गांवों में बहुत सालों से हमने देखा कि सबकी अलग अलग कब्र हैं, चाहे जनजातियों में भी अलग अलग जनजातियों की अपनी अपनी कब्र है, अपनी अपनी कब्रगाह है। तो ये थोड़ा दुखद नहीं है कि एक पुत्र को अपने पिता की अंतिम यात्रा या उसको दफनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़े? बिल्कुल दुखद है। आप आदिवासी किसको कहते हैं? टेक्निकली, संवैधानिक तौर पर उसको कहते हैं जो सेट ऑफ कस्टम्स, जो इन परंपराओं को मानता है, जीवन शैली ये है, वो आदिवासी है। तो वो उनकी अपनी जीवन शैली है, उनकी अपनी परंपराएं हैं। अब उन परंपराओं में जाकर के मैं कुछ अचानक करना शुरू करूं, वो उसका विरोध करते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो जो इन कस्टम्स के नहीं हैं उनके लिए अलग स्थान निर्धारित है, वो उस स्थान पर जाएं। इस बात की जिद क्यों करें कि वहीं जाना है। बहुत वक्त दिया आपने हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।